जिस एग्ज़ाम की तैयारी लाखों लोग करते हैं और ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, उस एग्ज़ाम में रैंक 1 आना, क्या कभी आपने ऐसा सोचा था पहले? हमेशा डर लगा रहता था कि होगा कि नहीं होगा। इस माइंडसेट को ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रैंक 1 किसी एकेडमी से पढ़ा है तो इट डजंट मीन कि वहाँ से सब रैंक 1 बन जाएंगे। बिल्कुल। गाइडेंस प्रोग्राम मुझे मिला तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहा। मैंने प्रॉपर एकेडमी से कहीं से पढ़ाई नहीं की है। तो हमारा घर सिंगल फ्लोर है और ऊपर एक रूम बना हुआ है, टीन शेड का है। जब इस तरह का रिजल्ट मिला है तो वो स्ट्रगल अब मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। वुड यू लाइक टू शेयर पेपर वाइज स्ट्रेटेजी ऑफ मेंस? हाँ। एम लक्ष्मीकांत, क्या पॉलिटी के लिए एमपीपीएससी स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए पूरी? जरूरी नहीं कि हम अंधाधुंध किसी भी बुक को फॉलो करें। स्ट्रेटेजी कैसे बनाए? कि आप आपकी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। जो सफलता शायद मुझे 21 में मिली वो 19 या 20 में भी मिल सकती थी। अगर आप बिगनर हो तो आप डे 1 पे जब मेंस का पढ़ना शुरू करते हो तो हाउ डू यू डिसाइड कि कैसे करना है उसको? लिखना आपको है, याद आपको करना है, माइंड आपका है, इसलिए किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हाँ जी, तो एमपीपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है। इस बार भोपाल ने एक तरफा बाजी मारी है और हमारी इंडियन एस्पिरेंट शो की पूरी टीम आ चुकी है भोपाल आपके फेवरेट टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट करने के लिए। पहला पॉडकास्ट अंकिता दी के साथ किया है, रैंक 1 एमपीपीएससी 2021। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है, मेक श्योर एंड तक देखिए। इस पॉडकास्ट को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इंडियन एस्पिरेंट शो को अभी सब्सक्राइब कर लो। एंजॉय द पॉडकास्ट। अंकिता, स्वागत है आपका। थैंक यू सर यहाँ पर बुलाने के लिए, और मुझे भी बहुत फॉर्चुनेट फील हो रहा है कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और आपके चैनल के थ्रू कई एस्पिरेंट्स को कुछ इंस्पिरेशन या कुछ गाइडेंस मिल सकता है, तो ये मेरे लिए और फ्रूटफुल होगा और खुशी देगा। थैंक यू सो मच। देखिए, जनरली हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी कैसे रही, आपकी जर्नी क्या रही, पीएससी की तैयारी कैसे की। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, डिड यू एक्सपेक्ट, क्या आप कभी ऐसा सपना सोचा था कि मुझे एमपीपीएससी रैंक 1 बनना है? जिस एग्ज़ाम की तैयारी लाखों लोग करते हैं और ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, उस एग्ज़ाम में रैंक 1 आना, क्या कभी आपने ऐसा सोचा था पहले? रैंक 1 एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर विजन यही था कि डिप्टी कलेक्टर का हाईएस्ट पोस्ट जो है अपना एमपीपीएससी का वही चाहिए। तो मेरी जो तैयारी थी वो सिलेक्शन को लेकर तो थी कि हाँ क्रैक करना है, पर यही कि उस लेवल पे करना है कि आगे फिर एग्ज़ाम फिर से एमपीपीएससी का ना देना पड़े। और हालांकि फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ क्लियर, थर्ड अटैम्प्ट में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। वंडरफुल। व्हाट इंस्पायर्ड यू? कैसे सोचा कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम करना है? और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि क्यों फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपकी इंस्पिरेशन थी एमपीपीएससी की शुरुआत करने के लिए? सोशल सर्विस का तो पहले से रहा है, लीडरशिप स्किल्स भी रही हैं मेरी, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा जहाँ रहा है नवोदय से मैं पढ़ी हूँ। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सोसाइटी के लिए अवेयरनेस जो कैंप्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। पर जो मतलब एक इंस्टेंट हुआ कि कलेक्टर महोदय से मिलना हुआ था ग्रेजुएशन के बाद ही, और उसी समय मुझे पता चला कि फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है ओबीसी के बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो उस समय मैंने एनरोल किया और मैंने तैयारी शुरू कर दी, और तैयारी शुरू की तो सिलेबस मुझे अपने अकॉर्डिंगली लगा, ठीक है, और वहाँ से फिर मैंने तैयारी शुरू की। वंडरफुल। मैं आपसे ओबीसी की जो स्कीम थी जिसकी वजह से आप फ्री तैयारी कर पाए उसके बारे में बात करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ आपकी जर्नी आप अब हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि बैकग्राउंड कैसा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, बचपन में स्कूलिंग कैसे हुई, और तब से लेकर अब तक की कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं और कैसे फाइनल सिलेक्शन में नाम दिखा है? बचपन में प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, रायसेन में ही है, वहाँ मैंने पढ़ाई की, परंतु विजन था मेरा कि मुझे नवोदय में सिलेक्शन होना है। उस समय मेरा टारगेट था। क्लास 3 से ही जो नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक होती है वो पापा ने मुझे ला कर दी थी, और उसके लिए इंग्लिश भी चाहिए होता था, हिंदी भी, और वो पैटर्न वाला क्वेश्चन होता था। वो 3rd से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। 3rd, 4th, 5th में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो गया, नवोदय में सिलेक्शन हो गया। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी की पहली खुशी थी। और जब मैं नवोदय से जुड़ी तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो गया था कुछ हद तक, और स्टेज पर बोलना, स्टेज पर एक्टिविटीज़ करना, और बुक रिव्यूज़ करना, और हर तरह के कॉम्पिटिशन्स वहाँ पर होते थे, हर हफ्ते होते थे। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। और उसके बाद कॉलेज भी मुझे अच्छा मिला, एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल, वो भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर भी कल्चरल फेस्ट होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, लैब एक्टिविटीज़ होती हैं, और करियर फेयर भी होता है जहाँ आप आपकी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हो। तो वहाँ भी अच्छा एक्सपोजर मिला। तो कुल मिलाकर बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा।
फैमिली में मेरे पापा जी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर रही हैं। Okay. और मेरी सिस्टर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो बड़ी दीदियों ने, भाई ने, छोटे भाई ने भी मुझे बहुत साथ दिया। उसकी मेरी तैयारी के दौरान उसने अपनी कुछ तैयारी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता था तो बहुत हेल्प किया मुझे। तो बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ मैं कि परिवार, गुरुजन, मेंटर्स और सपोर्ट सब कुछ बहुत अच्छा मिला। तो इसलिए मेरा थोड़ा सिलेक्शन में सबकी भागीदारी है, मेरी अकेली नहीं है। कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने और कब पहला अटेम्प्ट दिया आपने? 2018 में ग्रेजुएशन करके तैयारी शुरू की थी मैंने और 2019 का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। पर उसका अभी रिजल्ट पेंडिंग है। मैं इंटरव्यू तक पहुंची हूँ पर ओबीसी केस की वजह से पेंडिंग है। 20 का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 21 का रिजल्ट आपके सामने है। थर्ड अटेम्प्ट? हाँ। नाइस। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले अगर मैं आपकी स्टोरी सम अप करूँ तो ये कि आपने हमेशा एक्सपोजर को सीख किया है, मतलब बीट नवोदय, नवोदय के बाद कॉलेज, आपने पढ़ाई के साथ साथ एक्सपोजर हमेशा लाया है। और आई थिंक कि एमपीपीएससी या किसी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो एक्सपोजर की तरफ आप अगर जाते हो तो ज़्यादा ग्रूम हो जाते हो। वंडरफुल। मुझे नवोदय के बारे में आपसे बात करना है। नवोदय में ऐसा क्या है, क्योंकि व्हेन आई मीट आईआईटीएंस, व्हेन आई मीट एनआईटीएंस, उनमें से और व्हेन आई मीट यूपीएससी टॉपर्स तो बहुत सारे लोग नवोदय करके आए होते हैं। इनफैक्ट एमपीपीएससी टॉपर्स में भी कई सारे लोग नवोदय से हैं। और नवोदय के स्टूडेंट्स की एक अलग क्लास होती है, मतलब उनका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नवोदय में ऐसा क्या सिखाते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल स्कूल पर बेस्ड है। तो वहाँ पर बच्चा वहीं रहकर तैयारी करता है, वहीं रहकर वो सोशल एक्टिविटीज़ भी सीखता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखता है। क्लास 6 से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है और 6 to 12 वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो सर वहाँ पर ऐसा रहता है कि मॉर्निंग आपका पीटी शेड्यूल है, आपका 7 to 1:30 PM तक आपका स्कूल आवर्स है। फिर उसके बाद 3 to 5 फिर से रेमेडियल क्लासेस का स्कूल आवर्स है। फिर 6 to 8 फिर स्कूल आवर्स है और नाइट में भी आप स्टडी कर सकते हो। तो स्टडी आवर्स वैसे ही बढ़ जाते थे, प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती थी 5 to 6 इवनिंग में। तो वहाँ पर जो एक तरीके का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, म्यूज़िक क्लासेस हमको दी जा रही हैं, फिज़िकल एजुकेशन का दिया जा रहा है, आर्ट के लिए अलग से आर्ट टीचर वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, तो आर्ट का नॉलेज दिया जा रहा है। तो हर तरफ से प्रयास किया जाता है। और साथ ही वहाँ पर हर सैटरडे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो कॉम्पिटिशन होता था। तो जैसे कि बुक रिव्यू हो गया है, स्पीच हो गया है, एक्सटेम्पोर हो गया है, या फिर डिबेट हो गया है, हर तरह की एक्टिविटीज़, जैसे सिंगल डांस, सोलो डांस का हो गया, सोलो सिंगिंग का हो गया, वचन गायन प्रतियोगिता हो गई, ये हर ईयर हर सैटरडे चलता ही रहता था। तो हर जगह हमने कोशिश की है पार्टिसिपेट करने की, और यदि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लर्न जरूर करते थे। साथ में एक और चीज़ की, जैसे कोई भी जयंती है महात्मा जी की या किसी की भी, तो वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती थी। उनका जो है हम लोग ड्रामा करते थे, स्किट करते थे। तो बच्चे वहीं से कई महात्मा पुरुष जो रहे हैं उनके बारे में जानने लगते थे। तो बैकग्राउंड होलिस्टिक होता था। विच मीन्स वहाँ पे ओवरऑल ग्रूमिंग आपकी हो जाती थी। हाँ। एंड उसकी वजह से एजुकेशन में आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाए। जी, वंडरफुल इनसाइट। अब बात करते हैं आपके पीएससी की तैयारी की। प्रीलिम्स की तैयारी जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तब माइंडसेट क्या था, और जब फाइनल सिलेक्शन वाला अटेम्प्ट दिया तब माइंडसेट क्या था? मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरुआत मैंने मेंस से की थी, क्योंकि मेंस का सिलेबस काफ़ी वास्ट था और ये मुझे पता था कि यदि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर 2 से 3 मंथ में मेंस कवर करना मुश्किल होगा। और लकीली नोटिफिकेशन भी नहीं आया था 19 का। जून 18 से शुरुआत की थी मैंने। तो जो 18 के क्वेश्चंस आए थे मेंस में, उनको मैंने टारगेट किया कि वहाँ किस तरीके से पूछा है, और फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू की। तो शुरुआत पॉलिटी से की थी, वहाँ मुझे CM पटेल सर ने पढ़ाया। और फिर जो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाई मुझे। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की और मैंने तुरंत टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था। पर प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आया था, मुझे डेट याद है 14 नवंबर 2019 को आया था। और तब 52 डेज थे बस। तो उस समय मेरा टारगेट रहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करना है। तो उस समय जो बेसिक बुक्स थी करंट अफेयर्स की, और जो हम लूसेंट जो है, लूसेंट हमारी माता है, बस वही, तो वो कवर की। और जो भी बेसिक नोट्स मैं पढ़ सकती हूँ उस समय, तो उनसे कवर किया था। क्या पहली बार में आपको भी वो कॉन्फिडेंस ब्रेक होना, एंजाइटी होना या टेंशन होना, क्या आपको भी वो सारी चीज़ें हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर?
बिल्कुल 2019 का मैंने प्रीलिम्स का टाइम दिया था, तो उस समय टेस्ट वगैरह में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता था। अच्छा। तो हमेशा डर लगा रहता था कि होगा कि नहीं होगा, और क्लियर भी फिर मेरा एक ही मार्क्स से ही कट ऑफ, एक मार्क्स से ही मतलब बिल्कुल कट ऑफ जिस नंबर पे गया था उसी पे क्लियर हुआ था। फिर बाद में उसी से मैं प्रोविजनल में उलझ गई, तो अटैम्प्ट का डर तो था। पर ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में यदि प्री क्लियर हुआ है तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और फिर मैंने मेंस के लिए लग गई थी। और कोविड की जो सबके लिए बुरा रहा, पर मेरे लिए कोविड एक अपॉर्चुनिटी रहा, क्योंकि 1 साल बाद मेंस हुआ तो मेरी 1 साल में फिर मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। नाइस। अच्छा, अगर हम पीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो हम एक बार 1 बाय 1 स्ट्रैटेजी डिकोड करते हैं। प्रीलिम्स में से क्या चीज़ें की है आपने जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाए हो बार बार 3 बार लगातार? पहले आप प्रीलिम्स के बारे में बताइए, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी टॉपिक वाइज रहती थी, सब्जेक्ट वाइज। जैसे हैं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले उसके 100 से 150 MCQs लगा लें। तो क्वेश्चन लगाना मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझने और जो है और क्लियर करने के लिए हेल्प करता है। तो मेरा रहता था कि मैं पहले उसका सब्जेक्ट पढ़ लूँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। जैसे गुप्ता पढ़ रही हूँ तो गुप्ता मैंने पढ़ लिया, फिर गुप्ता के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, फिर और कुछ मुझे नया मिला तो मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया। ठीक है। और जैसे पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो ऐसे फंडामेंटल राइट के कई कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली समझ में नहीं आते हैं, तो घटना चक्र मैं प्रेफर करती थी जनरली, और लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक है वो भी प्रेफर करती थी, और वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसके हम बात करें डिटेल्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज की, तो उसके बारे में आप बताना चाहोगे? डिटेल्ड बुक रिसोर्सेज के लिए मैंने NCERTs पढ़ी थी, हिस्ट्री के लिए और जोग्राफी के लिए, और पॉलिटी के लिए मैंने डायरेक्ट M लक्ष्मीकांत से शुरू किया था, और जो गाइडेंस भी दिया जा रहा था सर के साथ वहाँ से भी पढ़ रही थी, और अरिहंत की कुछ बुक्स भी यूज़ की थी। तो एक हिस्ट्री की रामशरण शर्मा जी की बुक आती है, वहाँ से पढ़ा है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा पढ़ी हुई है। तो वो बेसिक बुक्स मैंने ज़रूर पढ़ी थी, और उसके बाद जब मैंने समझ आ गया कि कंटेंट क्या है और एग्ज़ाम क्या है, तो फिर जो सेल्फ मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बना लेती थी और एग्ज़ाम की नीड्स के हिसाब से पढ़ती जाती थी। अगर MPSC मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में कैसे आपने स्ट्रेटराइज किया है मैं पूरी मेंस की प्रिपरेशन को? एज यू सेड कि आपने मेंस से ही शुरुआत की थी, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाई? अगर आप बिगनर हो तो आप डे 1 पे जब मेंस का पढ़ना शुरू करते हो तो हाउ डू यू डिसाइड कि कैसे करना है उसको? मेरा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं, और उस समय मार्केट में जैसे टॉपर्स के हमेशा से मेंस की कॉपी सोशल मीडिया साइट्स पर हमको मिल जाती है, तो मैंने भी सोशल मीडिया साइट से टॉपर्स की कॉपी देखी, उन्होंने कैसे आंसर लिखा है। फिर मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ लगाई, तो इसमें CK शर्मा सर के यहाँ टेस्ट सीरीज़ दी थी, पहली टेस्ट सीरीज़। उस समय उन्होंने आंसर की प्रोवाइड की, तो वहाँ से मैंने आंसर्स देखे। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलिटी से मैंने शुरुआत की थी, तो M लक्ष्मीकांत के जो बुक है उसमें ऑलरेडी आंसर्स पॉइंट्स में दिए होते हैं जनरली, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स हैं या फिर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं, तो वो ऑलरेडी पॉइंटेड हैं। तो मैं उन्हीं को ही उनके शॉर्ट नोट्स बनाती थी कि हाँ एक पावर है तो उसको कीवर्ड लिख लें हम, और वही याद करती थी। तो पॉलिटी के जब आंसर्स में लिखने लगी तो धीरे धीरे मुझे आंसर्स आ गया, क्योंकि M लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है। और उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी के भी लिखे, तो मेरा रहता था कि मेरी स्कूल में भी आंसर राइटिंग अच्छी थी, तो पॉइंट में लिखूँ, कुछ डायग्राम यदि दे सकती हूँ तो डायग्राम दूँ, कुछ करंट ऐड कर सकती हूँ तो वो दूँ, और कॉन्सेप्ट में कुछ फैक्ट दे सकती हूँ, कुछ मैप दे सकती हूँ। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता था कि आंसर मेरा बिल्कुल रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, और फ्लो चार्ट का भी ध्यान रखती थी। वुड यू लाइक टू शेयर अ पेपर वाइज स्ट्रेटजी ऑफ मेंस? हाँ, फर्स्ट पेपर में मेरा हिस्ट्री थोड़ा कमज़ोर था, तो हिस्ट्री के लिए मैंने रेगुलर रिवीजन किया है, नोट्स लिए हैं, आकार IAS के नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं, और चेतन मीना सर के नोट्स वहाँ पर उस समय थे तो मैंने वो नोट्स पढ़े हुए हैं। तो वहाँ से मेरा रहता था कि क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उस तरीके से मैं लिखूं। और हिस्ट्री में मैं जनरली मैप डालने का प्रयास करती थी कि मैप वहाँ पर मैं डाल दूँ, या कुछ फैक्ट जो उससे करंट में अभी चल रहा है वो डाल दूँ, सिग्निफिकेंस डालने का प्रयास करती थी। वहीं ज्योग्राफी में था कि ज्योग्राफी में भी मैप तो डालना है पर कुछ टेक्निकल चीज़ों के साथ डालना है, और प्रूफ देना है किसी भी चीज़ का। तो ये मेरा कंसेप्ट ज्योग्राफी में रहता था।
एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं ज्योग्राफी में। जैसे किसी भी वोल्केनो को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके एग्जाम्पल दे दो कि ये यहाँ पर है, मैप में यदि आप लोकेट कर सकते हो तो मैप में। एक यह भी रहता था कि किसी थिंकर को यदि किसी भी सब्जेक्ट में मैं ऐड कर सकती हूँ कि हाँ इनने बताया है ऐसा, या फिर इन्होंने ये रिसर्च किया है, तो वो मैं इसमें डालने का कोशिश करती थी। हाँ, रेफरेंस या थिंकर कुछ भी। और पॉलिटी में आर्टिकल्स को ज़रूर इनकलकेट करना है, या फिर जो भी नीड ऑफ द आवर है वो यूज़ करना है, क्या उसकी ज़रूरत है, सिग्निफिकेंस क्या है, इस तरह का देती थी। और इकोनॉमिक्स में तो करंट का डेटा, जीडीपी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, इंडियन मिनरल बुक का डेटा, और एनर्जी स्टेटस आउटलुक आता है जो, तो वो सब डेटा मैं पहले याद रखती थी कि कितना हमारा प्रोडक्शन है, कितना क्या है, वो मेरा इतना करंट का मैं तैयार रखती थी कि यदि कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन आता है तो मुझे फिर जितना मुझे नॉलेज है ना वो मुझे डाल कर आना है अपने आंसर में। फिर एथिक्स में तो मेरा रहता था कि एग्जाम्पल्स देना है, और जो डेफिनेशन है उसकी मैंने टू द पॉइंट डेफिनेशन बिल्कुल याद कर ली थी कि हाँ यही है और यही लिखना है मुझे। तो फिर उसमें मैं नहीं भटकती थी, समझ में भी आ गई थी। और मेरा ऐसा है कि मैंने बहुत ज़्यादा आंसर याद नहीं किए हैं, मैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागती हूँ। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाती है। और आंसर राइटिंग मेरी पहले से गॉड गिफ्ट ही है वो, मतलब मैं पहले से अच्छे से करती थी, स्कूल में भी अच्छा इसको मैं आंसर लिखती थी तो वहाँ से लिख लेती थी, पर मेरा रहता था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मेंस के लिए जैसे आपने एम लक्ष्मीकांत जब बोला पॉलिटी के लिए, सो आई वांट टू नो कि कई सारे लोग, इवन जब मैंने प्रिपरेशन की है तो आई थॉट कि एम लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा ओवर लगी थी मुझे। आपके लिए वो क्या था? एम लक्ष्मीकांत क्या पॉलिटी के लिए एमपीपीएससी स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए पूरी, या उसमें से सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए? व्हाट डू यू फील? काफ़ी सिलेक्टिव स्टडी यहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले सिलेबस देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अंधाधुंध किसी भी बुक को फॉलो करें, वो पहले हमारे सिलेबस से मैच होना चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2020 के सिलेबस में पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का सेक्शन था बहुत लिमिटेड कर दिया था, तो फिर मैं उसकी लिमिटेड चैप्टर्स ही पढ़कर जाती थी। जो पीछे उसमें दिया है, या स्पेक्ट्रम में भी काफ़ी कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस दिया है, तो वो मैंने नहीं पढ़ा है। जो सिलेक्टिव मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग था वही पढ़ती थी। विच मीन्स कि आपको पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस की बाउंड्रीज के अंदर रहकर ही आपको कोई बुक प्रेफर करना। आप किसी भी बुक को क्योंकि जरूरी नहीं है, हर एस्पिरेंट का अपना अपना कैलिबर है और अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो हो सकता है उन्हें लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज समझ आ रही है, नहीं आ रही है, तो जिस बुक की आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, कंटेंट सब जगह है, लिखना आपको है, तो याद आपको करना है, माइंड आपका है, इसलिए किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आपका खुद का पाथ बनाएं। बस ये देखें कि जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं या फिर कोई भी टॉपर बता रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको फॉलो तो ना करें, पर हाँ अपना जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करें कि आप जो कर रहे हैं वो आप अच्छे से करेंगे, तो वो ज़रूरी है। डू यू फील लाइक कि जब आई हैव अ लाइब्रेरी इन इंदौर, जब हम अपनी लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं तो कई सारे एस्पिरेंट्स हम बात करते हैं बैठ के कि कैसे चल रही है तैयारी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपके शो देखा, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई, हम इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हैं, बट आई ऑलवेज स्टॉप देम कि यार ये मत करो, क्योंकि अगर किसी टॉपर ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनका पढ़ाई करने का तरीका अलग है, उनकी समझ अलग है सिलेबस के साथ, एंड यू कैन नॉट कॉपी देम, बट यू कैन टेक द इंस्पिरेशन कि आपने कोई एक चीज़ अच्छी की, चलो मैं आपकी पिक कर लेता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे काम आ रही है। किसी और टॉपर की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो मैं अपने अंदर इंप्लीमेंट करूँ। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन? और अगर एस्पिरेंट को आपको इफ़ यू नीड टू शो देम द राइट पाथ कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा यही नज़रिया है, क्योंकि मेरे पढ़ने का तरीका बहुत अलग था, मैं ब्रेक्स भी लेती थी, और जनरली मैंने देखा है, मैंने खुद स्ट्रैटेजी देखी है कई टॉपर्स की, तो वो अपने डे को कुछ आवर्स में कुछ दूसरे सब्जेक्ट को देते थे, किसी दूसरे सब्जेक्ट को देते थे अदर टाइम, पर मेरा ऐसा था कि टॉपिक मेरा समझ आना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे लगे या 2 दिन लगे, तो मेरा तरीका अलग था, और हर बच्चे का अलग अलग होता है, इसलिए बच्चे से सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, पर उसके लिए डेडिकेटेड रहें, जो आपने पाथ चुना है उसके लिए रहें, बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा। मेरा पाथ बहुत अलग था, मैंने भी दूसरों की स्ट्रैटेजी देखी है, पर जैसा मुझे कंफर्टेबल लगा मैं वही फॉलो किया है, और मुझे कई बार डाउट्स भी होता था कि ये जो बता रहे हैं वैसा तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, क्या मालूम मुझे सिलेक्शन मिलेगा या नहीं, पर अब मैं खुद ही एक एग्जाम्पल लूँ कि हाँ अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी काम करती है, और रिज़ल्ट के लिए मैं खुद अपना एक एग्जाम्पल हूँ। तो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं आज, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप आपकी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, अपना जो आप जहाँ से आपको पढ़ना है वो फिर खुद पढ़ें, बस यह देखें कि आप प्रीलिम्स या फिर जो PYQs मेंस में पूछे गए हैं क्या वो आंसर कर पा रहे हैं,
वो आपकी तैयारी में किस बात में मदद कर रहे हैं या नहीं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, आपके टेस्ट सीरीज़ का स्कोर भी आप देखें कि हाँ हमारा स्कोर कैसा है, हमको अपग्रेड करना है। तो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस हमेशा करते रहें। ज़रूरी नहीं कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो आप मेंस का वेट करें। आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ हर कभी दे सकते हो और हर कभी आपको टेस्ट कर सकते हो कि आपकी मेंस की तैयारी कैसी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 से 6 साल मेरी तैयारी रही है, ठीक है, पर बहुत कम ऐसे संडेज रहे होंगे जब मैंने टेस्ट ना लिखा हो, बहुत कम। मेरी तैयारी रिवीजन हो पाया नहीं हो पाया, मेरा रहता था कि मुझे टेस्ट लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल 6 डे का आपके पास शेड्यूल है। आपको जो है 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, 4-6 घंटे रिवाइज़ करने हैं। हम उसमें मेंस का सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। तो मेरा यही था कि मुझे अपना माइंडसेट ऐसे ही लेके चलना है कि यदि मैं उन 6 दिन में रिवाइज नहीं भी कर पाई तो भी मैं फाइनल अटेम्प्ट करके आऊँ। तो मेरी तैयारी वही रहती थी कि मुझे रैंडम मेंस का टेस्ट देना है और आज भी मैं दे सकती हूँ। तो मेंस पे तो मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकी प्रीलिम्स भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो मेंस कैसे होगा। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जब हो जाए, जब प्रीलिम्स थोड़ा पास में हो 3-4 महीने पहले, पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऑब्जेक्टिव लगाना भी इजी हो जाता है। वंडरफुल, सही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इनसाइट्स, क्योंकि आई फील कि जितने इनसाइट्स आप दे रहे हो, ये एज आई सेड इन दी इंट्रो कि ये पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन और इंसाइटफुल होने वाला है। आई थिंक वो इनसाइट्स ऑडियंस को मिल रहे होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंटरव्यू वाला पार्ट। एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारा, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर जब हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यार प्रीलिम्स सबके लिए सेम है, सबने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई, उस सेम पेपर को सॉल्व किया, आंसर दिया, सिलेक्ट हुए। मेंस के लिए भी सेम चीज़ है, सेम पेपर्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज और अपने अपने अप्रोच से सॉल्व किया। इंटरव्यू इज समथिंग जो सबके लिए डिफरेंट है। किसी को कुछ नहीं पता क्या पूछेंगे, डेफ पे होगा या डेफ के बाहर होगा, नहीं पता। इंटरव्यू को लेकर आपकी अप्रोच क्या थी, और इंटरव्यू हॉल के अंदर जब आप गए, what are the things you have observed? कैसा क्या माहौल था वहाँ का? इंटरव्यू के पहले मेरे भी कुछ मिथ थे जो आफ्टर इंटरव्यू या आफ्टर सिलेक्शन क्लियर हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता था कि नॉलेज का टेस्ट होता है। वैसे कई बार समझाया जाता था कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। और जिस तरह का मेरा इंटरव्यू हुआ, कुछ फैक्चुअल चीज़ें मुझसे पूछी गई, तो मैं रिजल्ट के पहले दिन तक इसी बात से उदास थी कि इंटरव्यू में कुछ ऐसा बहुत सिचुएशनल या कंडीशनल उन्होंने पूछा नहीं, फैक्चुअल पूछा तो किस तरह से उन्होंने एनालिसिस किया होगा। बहुत मैं डर में थी कि रिजल्ट क्या होगा। इंटरव्यू की वजह से मेंस पे कॉन्फिडेंस था, पर इंटरव्यू में लग रहा था कि स्कोर पता नहीं क्या होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा। पर मेरा तैयारी इस तरीके से रहा कि मैंने पहले डेफ कवर किया अपना, क्योंकि डेफ हम हर बच्चे को अपना करना पड़ेगा कवर, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है। और डेफ को किया। करंट अफेयर्स के लिए ग्रुप डिस्कशंस किया हमने, हमारा ग्रुप था। और ज्योति दीदी हैं जो रैंक 10 है अभी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी सिलेक्ट नहीं हो पाए, पर उनका भी बहुत क्रेडिट है। गिरिराज भैया हैं, कपिल भैया हैं और आयुषी दीदी हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों का 6-7 लोगों का ग्रुप था। और हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया। कई टॉपिक्स जो मेंस के थे, जो कंसेप्चुअल होते हैं और पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, वो भी हमने अपनी क्लासेस में रोज़ 9 to 11 हम ग्रुप डिस्कशन करते थे गूगल मीट पे इंटरव्यू के पहले। तो हमने वहाँ पे कवर कर लिए थे काफ़ी कुछ। तो हमारा रिवीजन हो गया था कुछ मेंस के टॉपिक्स का। डेफ भी हम लोगों ने कर लिया था अपने लेवल पे। और मैं ऐसा करती थी, अपने बैकग्राउंड के लोगों को ढूंढती थी। जैसे किसी का मैथ्स है बीएससी में, तो उनसे कुछ डिस्कस कर लिया। जैसे मेरा एनसीसी स्काउट गाइड रहा है, तो जिनका एनसीसी स्काउट गाइड रहा है उनसे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, उनसे कुछ पूछ लिया, कुछ मैंने उन्हें बता दिया। तो वो जब हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो याद भी हमें अच्छे से होता है। तो वो मेरा स्ट्रेटेजी रहा। और करंट अफेयर्स ज़रूरी है। पर बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उन्होंने मेरा भी जो इंटरव्यू था मेनली फैक्चुअल ही रहा था। पर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे यही समझ में आया कि वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं आपकी। और बिल्कुल ऐसा ना घबराएं, क्योंकि मैं भी बहुत डाउट में थी। मेरा जो इंटरव्यू है वो 19 नंबर पे था। शाम को 5:30 बजे हुआ था। एनर्जी काफ़ी डाउन हो चुकी थी। पर मेरा यही था कि मैं यदि रूम में एंटर करूँगी तो वो 10 से 15 मिनट जब भी हो, मैं अपनी एनर्जी को बिल्कुल शो करूँगी और स्माइल मेंटेन रखूँगी, मोटिवेटेड रहूँगी। तो वही मैंने किया, कोशिश किया। मुझसे पूछे क्वेश्चंस मतलब मोनोटोनस वॉइस में पूछे जा रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए भी दिख रहे थे बोर्ड मेंबर्स। पर वो उनकी स्ट्रैटेजी रहती है आपको डाइवर्ट करने की या आपके साथ गेम खेलने की। तो मैं तो अपने लिए पॉजिटिव रही, आंसर देती रही खुशी खुशी। और उन्होंने शायद वही चेक किया। फिर इंटरव्यू में भी मेरा अच्छा स्कोर रहा। नाइस। क्या स्कोर रहा इंटरव्यू में? 132 है। वंडरफुल। और मेंस में क्या स्कोर रहा था? 810। नाइस।
अगर हम बात करें इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू में एक मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। हाँ आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए? जी, कितने मॉक इंटरव्यूज़ दिए आपने? मैंने 8-10 मॉक दिए थे। ओके, हाँ, हाउ डिड यू फाइंड इट कि मॉक इंटरव्यू और एक्चुअल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस दिखा आपको? मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं हमको सिटिंग पोजीशन या डिसीजन मेकिंग या फिर हमारी तैयारी को एनालिसिस करने में आवश्यक होते हैं। पर जो फाइनल इंटरव्यू है वो थोड़ा था डिफरेंट होता है, क्योंकि वो उसका ऑरा ही अलग है, और उस दिन आपके आसपास भी जो एस्पिरेंट्स घूम रहे हैं वो भी फुल तैयारी के साथ आए हैं, फुल गेटअप में आए हैं। तो देख के लगता है कि सबकी अच्छी तैयारी है, हमारा होगा कि नहीं। पर अब आफ्टर सिलेक्शन मेरे भी, मैं बता रही हूँ, जैसे बहुत से मिथ क्लियर हुए हैं कि अपने आप पे भरोसा रखिए और सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने अच्छे से काम किया है। और वो थ्योरी ऑफ कर्मा हमेशा लागू होती है, तो कर्म किया है तो फल मिलेगा, बस आज नहीं तो कल, पर मिलेगा ज़रूर। नाइस। मज़ा किस चीज़ में आया? क्योंकि पीएससी में हम अक्सर जब बात करते हैं तो काफ़ी सीरियस बातें होती है कि यार ये हुआ, मेरा संघर्ष ये था, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बट आई थिंक कि इस प्रोसेस में बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए भी है। बिल्कुल। आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या किया है? मेरा ऐसा रहता था, मेंस के लिए मैं टारगेटेड रहती थी, तो मेंस में बहुत सी जगह मैंने टेस्ट सीरीज़ दी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ दी है, दर्पण में दी है और चेतन मीना सर के यहाँ दी है, ठीक है। और यहाँ भोपाल एकेडमी में दी है। तो वहाँ पर ऐसा रहता था, महात्मा गांधी टेस्ट सीरीज़ भी दी है मैंने। तो मेरा ऐसा रहता था मुझे स्कोर करना है वहाँ भी टॉप 10 में आना है, और मेरी कोशिश रहती थी कि मैं टॉप 1 आ जाऊँ, टॉप 1 2 3 तो आ जाऊँ। तो यदि मेरी आ जाती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मैं अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करती रहती थी। और एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी बिल्कुल ब्लाइंडली बुक्स को फॉलो किया या कुछ भी एंटरटेन नहीं किया। मैं भजन सुनती थी भगवान के, और कोई भी म्यूज़िक सुनना मुझे पसंद है, और हॉबी मेरी पेंटिंग है, तो कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। तो वैसे मैं अपने आप को एंटरटेन भी करती रहती थी। वंडरफुल। अच्छा, अगर व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दी सक्सेस स्टोरीज कि यार रैंक 1 हो आपने ऑफ कोर्स आप बहुत सारे ऐसे टॉपर से मिले होंगे जो पीएससी में ही सिलेक्ट हुए हैं, बट अगर हम ऐसे लोगों की बात करें कि जो आपके फ्रेंड्स थे जो सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं उन लोगों का, एंड आई फील कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई हज़ारों में ऐसे लोग हैं जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो फाइट कर रहे हैं, मेरे तो इंटरव्यू में रह गए या मेंस में 1-2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह गए, तो आई थिंक कि वो भी इक्वली टैलेंटेड है इस पोस्ट के लिए। व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया? समय का फेर है, और ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स सिलेक्ट हो गए थे 1920 में। तो मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, या मुझे भी तो इनसे अच्छा ही आता है या इनके जैसा ही आता है। पर हाँ, मैंने ये विश्वास रखा था कि मुझे भी इनके जैसा आता है या इनसे जानती हूँ मैं, तो मेरा भी हो जाएगा, इनका हुआ है तो यदि किसी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि हमारा क्यों नहीं हुआ, इनका कैसे हो गया, तो वो भगवान की कृपा थी, अब पर भी होगी। और नॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं है किसी के लिए, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। बस थोड़ा सा है कि हमको अपनी वीकनेसेस जो हैं हमारी, वो एनालिसिस करें, और अगला जब हम अटैम्प्ट दे रहे हैं तो वो अच्छे से दें। और यदि थोड़ी सी भी गलती रह गई है तो उसको अब बिल्कुल ना करें, और ज़रूर आपका होगा, पर आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। अंकिता, हमने इतनी सारी बात की, बट मैं एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आई थिंक कि जो सब लोगों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सनल स्ट्रगल है, वेदर इट्स यू और द लास्ट रैंक और जो फेल हो गया है, बट एवरीवन हैज़ देयर ओन स्ट्रगल। अगर हम आपकी बात करें तो आपके लिए मेन स्ट्रगलिंग पॉइंट्स क्या रहे कि यार यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स हुई, या ये चीज़ें मेरी लाइफ में चैलेंजेस थे और उसको आपने ओवरकम किया हो? बिल्कुल। शुरुआत में जब मैंने MPPSC की तैयारी की, मेरा मीडियम इंग्लिश था, मेनली मुझे नोट्स मिलते थे या पढ़ाया भी जाता था तो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता था। तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपने नोट्स इंग्लिश में बनाती चलूँ। तो सर हिंदी में डिक्टेट करते थे और मैं ऑन क्लास लाइव ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखती थी। तो उससे मुझे अच्छा तो लगता था, पर थोड़ा सा कंटेंट के लिए लेकर डाउट रहता था कि प्रॉपर इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल रहा है मुझे। फिर दूसरा, कोविड के टाइम पे जब मैं घर शिफ्ट होना पड़ा, तो हमारा घर सिंगल फ्लोर है और ऊपर एक रूम बना हुआ है, टीन शेड का है। तो मार्च टू मई के समय मेजर लॉकडाउन था और उस समय तैयारी चल रही थी। तो छोटा वाला कूलर ऊपर रखा हुआ होता था, पर इतनी गर्मी होती थी, मेरे आसपास मेरे सिर से कपड़े गीले हो जा रहे, पसीना बह रहा है, पर मैं पढ़ती रहती थी। तो उस समय मतलब टी शर्ट में काफ़ी गर्मी होती है गर्मियों में। तो मैं पढ़ती रहती थी कि मुझे बस करना है, अपना टॉपिक कवर करना है। बिल्कुल कूलर के सामने बैठ रही हूँ तो बाल उड़ रहा है, पेपर उड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूर भी बैठना पड़ता था। और ऐसे मैंने कोविड के टाइम पे तैयारी की।
फिर अभी भी मैंने जैसे यहाँ भोपाल में रही हूँ तो फिर खाना वगैरह खुद बनाकर, और मेरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया, पर खाना बनाते बनाते भी मैं पढ़ लेती थी, तो हेडफोन लगा के अपना करंट अफेयर्स या कुछ कंटेंट देखती रहती थी। किचन के सामने मैंने अपने पेपर्स लगा लिए थे कि हाँ जिस टाइम खाना बना रही हूँ उस टाइम भी मैं रिवाइज कर सकती हूँ। ओके। तो वैसे भी मैंने पढ़ा है। और मेरी जो लाइब्रेरी थी उसकी टेबल भी पूरी भरी होती थी मेरे फ्लैग्स से, तो उसकी फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास। ओके। तो वो भी था कि वहाँ करती रहती थी। फिर अभी इंटरव्यू के टाइम तो मेरी जॉब लगी थी यहाँ अब्दुल्लागंज में, ठीक है। और मैं भोपाल से अप डाउन करती थी, तो मेरा 3 to 4 आवर्स अप डाउन में चला जाता था, 6 से 7 आवर्स जॉब में चला जाता था, तो बहुत कम घंटे थे मेरे पास। ठीक है। तो मेरा था कि कई बार रात को मैं ऐसा रहता था कि बहुत लेट स्टडी करती थी, तो क्योंकि बैठना हो जाता, तो रात में मैं तकिया डाल के थोड़ा सा नीचे ही पढ़ने लगती थी ज़मीन पर, और मेरी ऐसी नींद लगती थी कि लाइट ऑन है और मैंने बिस्तर ही नहीं किया, और वही मैंने 3 घंटे सोई, फिर 6 बजे उठ गई। तो एक ऐसा भी दौर था अभी लास्ट इंटरव्यू के टाइम। तो ऐसा स्ट्रगल रहा। जब इस तरह का रिज़ल्ट मिला है तो वो स्ट्रगल अब मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर वो स्ट्रगल बस थोड़े दिन के लिए था। अब उसका भगवान ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। नाइस। अच्छा, अगर जैसे अभी रिसेंटली एमपीपीएस से प्रीलिम्स आने वाला है 23 को, और जैसे आपने 5 से 6 साल तैयारी किया, कई सारे एस्पिरेंट है जो 4-5 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, बट अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट के 10-15 दिन बहुत हेक्टिक हो जाता है। हर एस्पिरेंट यही होता है कि यार टेंशन में ही घूम रहा होता है। अगर हम लाइब्रेरी में देखें तो बच्चा टेंशन में बैठा है, चाय की टपरियों पे देखिए बच्चा टेंशन में बैठा है। तो जब वो टेंशन होती है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि आपने 3 साल वो सब कुछ पढ़ा है जो उस एग्जाम में पूछे जाने वाला है, आप फिर भी लास्ट के 10 दिन आपको टेंशन रहती है। क्या आपको टेंशन थी, और वेदर यू चोज टू बी रिलैक्स और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना? एग्ज़ाम तो मैं रिलैक्स होकर ही देती थी, और यदि मुझे टेंशन्स होती थी तो एमपीपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं मैं उनको लगा लेती थी, और वहाँ मुझे जो क्वेश्चन मैं सही कर गई थी वो तो मैं अभी भी कर ले जाती थी, पर जहाँ मैंने सिली मिस्टेक की थी, किस तरीके से एक छोटी सी थिंकिंग से मेरी सिली मिस्टेक हुई थी, तो उनको एनालिसिस कर लेती थी। तो वो मैं ये कोशिश करती थी कि अब जो पेपर आएगा वो भी ईजी आएगा, पर सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मेजर सिलेक्शन मैंने देखा है सिली मिस्टेक की वजह से ही रुकते हैं। मेरा 20 का प्रीलिम्स भी इसी वजह से रुका था। तो वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, और लास्ट जो 10 to 15 डेज हमारे बचे हैं उसमें रिवीजन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमने जो पढ़ा था पढ़ लिया है, क्वेश्चन हमने लगाने थे लगा लिए हैं, पर अब हमारा बेसिक होना चाहिए कि हम रिवीजन करें, और यदि थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हैं PYQs तो उनको लगाएं, कुछ नए ना ट्राई करें या कुछ टफ सा ना पढ़ें, क्योंकि आपको 80% उसमें इजी आना है, 20% गलत आएगा या वो टफ आएगा तो वो किसी से नहीं बनता है। अपने आप पे विश्वास रखें और कॉन्फिडेंस से जाएं, हो जाता है। पर बस वही है कि खुद पे विश्वास रखें, टेंशन ना लें, आप बिल्कुल टाइम से पहले पहुंच जाएं, आपके क्लासरूम में स्टेबल हो जाएं अपने आप को। आपका जो डॉट्स आप फिलिंग कर रहे हो 2020, 21, 19 का जो मेरा प्रीलिम्स जो मैं प्रोविजनल में गई हूँ, वो एक डॉट मेरी गड़बड़ हो गई थी। एक छोटी सी डॉट, एक बहुत मतलब माइक्रोवेव ही थी वो, बिल्कुल बहुत छोटी सी डॉट मेरी एक दूसरे ऑप्शन पे रखा गई थी, और भरा मैंने B ऑप्शन था, C पे डॉट रखा गई थी, तो वो मेरा एक क्वेश्चन से पीछे हो गई, मैं गलत माना गया वो OMR में। और 20 में तो मेरा जो राउंड हम भरते हैं उसमें मैं 5-5 के सेट में भर रही थी, तो ऐसा सीक्वेंस बिगड़ गया था, 81 का 82 में भर दिया था, 82 का 83 में, तो ऐसे मेरे सीधे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। फिर मेरा एक ही क्वेश्चन से कट ऑफ रुका, यदि वो सही होते तो मैं 4 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा ही होते। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो सफलता शायद मुझे 21 में मिली वो 19 या 20 में भी मिल सकती थी। तो मेरे राउंड मतलब भरने पर ही थोड़ी सी गलती हुई है, तो अपनी तैयारी को रखे। पर हाँ, मैंने अपने आप को इसी बात से पॉजिटिव रखा था कि गोले बनने में तो गलती हुई है, नॉलेज तो तुझे है, तू कर लेगी। तो ऐसे पॉजिटिव मतलब मोटिवेटेड भी रखा। तो आपकी जो सिली मिस्टेक है उन पर आप वर्क करें, और ये कोशिश करें कि हम अगले अटेम्प्ट में नहीं देंगे। बाकी खुद पे विश्वास रखें कि आपने पढ़ा है, आप कर लेंगे। अगर हम बात करें PSC को अगर आगे ले चलकर, तो एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एस्पिरेंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने से एस्पिरेंट बिहेवियर, तो वो आपके बिहेवियर में शो करता है कि आप सिलेक्शन के लिए बने हो या नहीं बने हो। वेदर अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, सबको घर पे हो, समाज में सबको बोल दिया कि यार मैं डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, और आप एक्चुअल में जब आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे हो तो आप 2 या 2.5 घंटा पढ़ पा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो, और आप फिर शाम को बोल रहे हो कि यार 6 घंटे बेटा लेकिन पढ़ाई 2 घंटे हुई है।
दैट्स नॉट द राइट बिहेवियर फॉर द सिलेक्शन अप्रोच। बिल्कुल। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? एक आइडियल एस्पिरेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज उसके अंदर इनकलकेट होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आपको हर तरीके से पंचुअल बनाता है, मोटिवेटेड रखता है और आपके पाथ को लीड करने में मदद करता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर चाहिए। और हमारे कई परिवारजन हमसे जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं, तो एक हमारे फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि हम, कई लोग हमारे लिए सपना देख रहे हैं, हमसे उम्मीद रख रहे हैं, तो हमको उनका सपना भी पूरा करना है। तो मेरा तो हमेशा यही रहा है और सभी एस्पिरेंट से भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को बहुत ऑनेस्टली करें। ठीक है। बिल्कुल आप एनालिसिस करते चले कि जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे आता है या नहीं, जितना भी पढ़ा मैंने वो हो रहा है या नहीं, कितना टाइम मैं ले रही हूँ, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं है, टॉपिक समझ में आना चाहिए, वो मैं कह रही हूँ कि हाँ आप जितना टाइम ले सकते हो पहली बार टॉपिक को समझने में लीजिए, पर डेविएट मत होइए, रील्स मत देखिए, वो टाइम वेस्ट करती है। हाँ, हालांकि आप एजुकेटिव रील्स भी कई चल रही हैं, उनको देख सकते हैं। इंडियन एस्पिरेंट शो की। हाँ, जैसे इंडियन एस्पिरेंट शो की चल रही हैं, बहुत इंस्पायर किया है आपने भी, जैसे पहले जिन लोगों को कवर किया है तो उनकी स्टोरी मैंने शॉर्ट्स में देखी है। तो बिल्कुल अपने आप को एकदम एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके चलिए। आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो सोशल मीडिया यूज़ करते थे जब प्रिपरेशन चल रही थी तब? अकाउंट्स थे, पर जब एग्जाम्स जैसे कभी हुआ तो 1-2 दिन के लिए खोल लिया, फिर बंद कर दिया। तो बस यही चलता था। अकाउंट है मेरा, पर बहुत कम खोलती थी। इस पूरी जर्नी के अंदर अगर हम देखें तो आपकी ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट रहा है, बट आई फील कि एक सर्कल जैसा आपका होता है उससे भी डिपेंड करता है कि आप किस सर्कल में हो, उससे आपकी क्वालिटीज़ बढ़ती है। आपका पूरी इस जर्नी के अंदर कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, पहले तो फैमिली में मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं पूछा कि आपका क्या करियर है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। तो करियर ऑप्शन में उन्होंने कोई ऐसा फोर्स नहीं किया कि आप यही बनो। फिर उसके बाद मेरे फूफा जी हैं, अभी स्वर्गवास हो गया है तीनों का। उन्होंने हमेशा कहा था बचपन से ही कि ये लड़की कुछ बड़ा करेगी या तुझे कुछ बड़ा करना है, ये छोटी मोटी जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मेरी फैमिली में और भी लोग जॉब में हैं, पर उन्हें था कि हाँ बड़े प्रशासनिक पद पे जाना। और फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बताया, एक मेरी फ्रेंड थी उसी ने मुझे फ्री गाइडेंस प्रोग्राम का बताया था। और साथ में जो फ्रेंड्स रहे मेरे, उन्होंने भी तैयारी की। शुरुआत में 19 में मैंने, जैसे मेरा कोई अलग से कोचिंग मैंने नहीं किया है, सेल्फ स्टडी किया है गाइडेंस प्रोग्राम के अलावा, वो तो बंद हो गया था 6-7 महीने में। तो फिर मेरी फ्रेंड थी इंदौर की, रुचिता, तो वो मुझे कई बार मटेरियल देती थी, टेस्ट सीरीज़ देती थी। 19 में उसने मेरी बहुत हेल्प की है और बस आशा करती हूँ कि उसका भी जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। फिर उसके बाद अभी जो रैंक 10 है ज्योति दीदी, वो मिली मुझे, और हम लोगों ने तो 21 का मीन्स बिल्कुल साथ में पढ़ा, ग्रुप डिस्कशन से इंटरव्यू की तैयारी की। तो बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स का सपोर्ट। और कॉलेज की जो फ्रेंड्स हैं वो जब भी डिमोटिवेशन होता था तो वो वैसे मोटिवेटेड रखते थे कि तू कर लेगी। तो आज वो लोग भी बहुत खुश हैं मेरे सिलेक्शन से, और बस तमन्ना यही है कि उनका भी जल्दी हो जाए। अच्छा, फ्री गाइडेंस प्रोग्राम जो आपने अटेंड किया है उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिए कि फ्री की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली और क्या होता है पूरा प्रोग्राम? शासन के द्वारा विभिन्न समय पे ST SC OBC के बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज या अदर एग्जाम्स के लिए फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है। जिसमें कई टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो हायर करते हैं। ये PETC वाला है? हाँ, PPTCs वाला वो भी है, और ये OBC के लिए था, OBC एंड माइनॉरिटीज़ के लिए, तो वो उनके लिए अलग चलता है, OBC माइनॉरिटी के लिए अलग चलता है। ठीक है। तो उस समय जिन भी गुरुओं ने मुझे पढ़ाया वो काफ़ी अच्छा सहयोग उनका रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये फ्री है तो ये अच्छा नहीं होगा या क्वालिटी ना होगा, क्योंकि मेरी जो पूरी लाइफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रही है। नवोदय में मैंने फ्री में पढ़ा, ऑटोनॉमस एक्सीलेंस में भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं थी, और उसके बाद मैंने स्काउट गाइड किया, NCC किया, वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया। और कई मैंने विज़िट की हैं, कई जगह मुझे घुमाया गया है। एक बार मुझे 12th में इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेने का मौका मिला था, जिसमें पूरा उड़ीसा का टूर विजिट मेरा बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहा। अभी जब मैं MSc कर रही थी तो इंडस्ट्रियल विजिट पे ले गए थे, तो जिसमें हमको पीतमपुर, धार, मांडू फ्री में मैंने कवर किया, वर्ल्ड बैंक की तरह से स्पॉन्सर किया गया था। तो मैंने हमेशा शासन की योजनाओं का बिल्कुल लाभ उठाया है, और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप भी लाभ उठाएं और बिल्कुल डाउट ना करें कि ये फ्री है या नहीं है।
आप अपनी तैयारी रखें, आप खुद का एनालिसिस करें, और यदि कोई नहीं भी आप अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल अपने राइट्स के लिए बोलें। मेरा बचपन से ऐसा एटीट्यूड रहा है कि यदि कहीं भी अधिकार का हनन हो रहा है तो मैं खड़ी हो जाती थी, तो अभी भी है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल अपने राइट्स के लिए एक्टिव रहें, और यदि नहीं फॉलो हो रहा है तो उनके लिए बोलें। नाइस। कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है इस प्रोग्राम की? साइट्स गवर्नमेंट है, ओबीसी की कमीशन पे जो है साइट्स, वहाँ पर देख सकते हैं। आयोग में आप जाकर विजिट कर सकते हैं, भोपाल में है। और उस समय मेरी फ्रेंड ओबीसी हॉस्टल में पढ़ रही थी, तो वहाँ पर बताया गया होगा, तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया था। तो आप हॉस्टल्स पर या फिर साइट्स पर या आयोग में जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कब कब प्रोग्राम्स चल रहे हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है? मतलब क्या वो कोई टेस्ट लेते हैं या डायरेक्ट एंट्री होती है, क्या होता है उसके अंदर? डिपेंड करता है, कई बार टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने होंगे जो आपकी कास्ट को प्रूव करते हो, और फिर हो जाता है। हाँ, नाइस। अच्छा, कभी पीएससी की जब आपने तैयारी का सोचा, क्या कभी बीच में आपने कभी ऐसा देखा है कि यार जब डिप्टी कलेक्टर का काफिला निकलता है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट का वो भोकाल वाला एक मोटिवेशन होता है कि यार जब मैं ऑफिसर बनूंगा तो मेरी गाड़ियाँ चलनी चाहिए, लाइक बीट डीएसपी के लिए अगर कोई ऑप्ट करता है या कोई डिप्टी कलेक्टर के लिए ऑप्ट करता है, बीट आईएएस आईपीएस के लिए भी जब कोई ऑप्ट करता है, तो ये एक मोटिवेशन कई बार एस्पिरेंट अटैच करते हैं। डिड यू फील लाइक दिस? ऐसा नहीं था कि गाड़ी मिलेगी, ये सब मिलेगा, ये इतना मोटिवेशन था नहीं, पर हाँ, जो मध्य प्रदेश शासन लिखा होता है वो मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखता था कि कभी मैं भी आऊँगी इस जॉब में, डिप्टी कलेक्टर बनूंगी तो मुझे भी मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी मिलेगी, और या फिर मैं उस गाड़ी में एटलीस्ट बैठ सकती हूँ, मुझे बैठने का मौका मिलेगा, तो ये मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखता था। और बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी होती हैं, पर हमारा जो काम है, जो हमारा डेडिकेशन है, वो समाज के प्रति सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि किसी गाड़ी को फोकस करते हुए। वो हम सेल्फ होंगे, जब इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम खुद भी खरीद सकते हैं, पर मेन आपका सोशल सर्विस पर टारगेट होना चाहिए, जो जॉब का मेन उद्देश्य है। नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपका डिसिप्लिन या आपका कहें तो रूटीन क्या था थ्रू आउट द प्रिपरेशन? डिसिप्लिन मेरा ऑनेस्टी और सबको लेकर था कि सब्जेक्ट के प्रति ऑनेस्ट रहना है, और वो आपको कितना भी टाइम लग रहा है आपको पूरा करना है। तो मेरा रेगुलर 10 to 12 आवर्स हो जाता था स्टडी, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती थी, बीच में लंच का टाइम है, थोड़ा बहुत मैं नैप भी लेती थी लाइब्रेरी में। और उसके बाद शाम को 8-10 बजे तक लाइब्रेरी से वापस, फिर 10 से 12, 8 से 10 डिनर करके 10 से 12 फिर थोड़ा पढ़ने का कोशिश करती थी, और उसी में मेरी पढ़ते पढ़ते नींद हो जाती थी। तो सुबह 6 बजे उठ के फिर वही शेड्यूल मेरा शुरू हो जाता था। पर मैंने अपने जो डेली आवर्स हैं उसको पर्टिकुलर आवर्स में बांट के नहीं पढ़ा, मैं टॉपिक पढ़ती थी अपना, और टॉपिक जितनी भी देर में हो रहा है, जैसे मतलब क्वेश्चंस भी लगाना है, उसमें आंसर्स भी करना है, एमसीक्यू भी लगाना है, मेंस का भी देखना है, इस तरीके से मैंने किया है। शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, तो जैसा है आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी खुद की बना सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। क्योंकि कई बच्चों का ऐसा रहता है कि जैसे वो सुबह हिस्ट्री पढ़ा, शाम को पॉलिटी पढ़ा, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट पढ़कर बोर हो जाते हैं। पर मेरा ऐसा रहता था कि जितना मैं पढ़ रही हूँ वो हो जाए, चाहे 1 दिन लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है, होना चाहिए, ताकि क्योंकि फ्लो अच्छा जम जाता है। तो जैसा बच्चे को ठीक लगे, जैसा एस्पिरेंट को ठीक लगे, वैसा कीजिए। पर आप जो है आपका टॉपिक पूरा होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, और जो एग्जाम की नीड है वो पूरी होनी चाहिए। जॉब के साथ रूटीन ब्रेक नहीं हुआ कि पहले आप ऑफ कोर्स जब जॉब नहीं कर रहे हो तो आपका भरपूर टाइम है पढ़ने का, बिल्कुल, बट जॉब के साथ में क्या वो जॉब फायदेमंद रही या जॉब के साथ चैलेंजेस बढ़ गए? जॉब ने मुझे फील्ड एक्सपीरियंस दिया जो होना चाहिए एक एस्पिरेंट में। जॉब के साथ कई ऐसे क्वेश्चन जैसे पहले मैंने मेंस के आंसर्स पढ़े हैं, वुमेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, रूरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, पर जब मैंने काम किया तो मुझे आंसर्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लाइव देख रहे हो रूरल प्रॉब्लम्स। तो मैंने बिल्कुल मेंस मेरा काफ़ी फील्ड एक्सपीरियंस से कवर हो गया। और जॉब के टाइम मुझे ऐसा ज़रूर लगता था कि अब तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 10 to 12 आवर्स पढ़ा है डेली, उसको बहुत कम लगता है यदि उसे 6-7 घंटे मिले बस पढ़ने के लिए। तो ऐसा लगता था आज तो कुछ ही नहीं पढ़ा, क्योंकि आज तो 2-4 पेज ही पलट पाए। पर ये है कि आप अपनी जो शुरुआती तैयारी कर रहे हैं उसमें तो अच्छे से नोट्स बनाते हुए चले, फिर बाद में यदि आपकी जॉब या कुछ भी लग जाती है, कुछ काम करते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में आपको काम आते हैं। और बिल्कुल जॉब ने मुझे फील्ड एक्सपीरियंस प्रदान किया है, तो जॉब भी मेरे लिए बेनिफिशियल ही रही। नाइस। एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द रूटीन,
तो रूटीन में ऐसा होता है कि अगर कोई मेल एस्पिरेंट है तो उनका रूटीन एज इट इज़ चलेगा थ्रू आउट द मंथ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल एस्पिरेंट तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एवरी गर्ल्स गो थ्रू अ 5-day मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ पे आपका रूटीन ब्रेक होता है, या आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, क्रैम्प्स होती है. एंड व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन वोहील, मतलब वोहील हमारा एक ब्रांड है जहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करना स्टार्ट किया. देन आई गॉट टू नो कि यार फीमेल्स को इतनी प्रॉब्लम्स होती है. बिल्कुल. और उसके बाद से फिर मेरा अपनी सिस्टर को लेके, अपनी फ्रेंड्स को लेके या अपने मम्मी को लेकर थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर स्टार्ट हुआ कि यार इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हर बार एक फीमेल हर महीने फेस करती है. व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन अराउंड ऑल दी सिचुएशंस एंड आप मेंस्ट्रुअल्स के टाइम पे कैसे अपना रूटीन को फॉलो करते थे? बिल्कुल, यदि मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है जब थोड़ी तो क्रैम्प्स होते हैं और कई बार हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो बिल्कुल इश्यूज होते हैं. और उस समय 1 से 2 दिन तो आप उस तरीके से जो आपका जो प्रॉपर डेडिकेशन है आप वैसे पढ़ाई नहीं कर पाते हो. पर यही है कि हमें मोटिवेटेड रखना है अपने आप को. और जैसे कि अभी जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि अपने आप को हमको पॉजिटिव रखना है. और फीमेल है तो हमें ऐसा मतलब ऐसा माइंडसेट नहीं लाना है कि हम फीमेल है तो नहीं कर पाएंगे. वो हमारी शक्ति है, वो एक हमारा पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट है. बिल्कुल हम कर सकते हैं. और 2 से 3 दिन यदि आपका नहीं हो पा रहा है तो आप अदर 2 से 3 दिन और मेहनत कर लें. पर अपने आप को मोटिवेटेड रखें. जेंडर वाइसनेस अपने नेचर में कभी ना लाएं. आई थिंक कि वो वुमेन एम्पावरमेंट इस बार दिखाए जब टॉप 10 में से 7 जो है फीमेल टॉपर्स है. उन्होंने कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फैमिली के साथ सब कुछ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए काम किया है. और बहुत अपने आप में इंस्पिरेशन है इस बार की जितने भी टॉपर्स आए. नाइस. अच्छा, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस? क्योंकि इसके ऊपर हम बात करते तो हमसे फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते. वी ट्राई टू टॉक अबाउट दी मेन वाला साइड भी, कि कैसे मेन को अपने दोस्त को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी फ्रेंड को या अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना चाहिए ऑन दोज 5 days. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है और उसमें कई हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं या हार्मोन ब्रेक होते हैं. तो कई मूड स्विंग्स होते हैं और कई बार क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है. तो उस समय ऐसा होना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक. और जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी है या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर जो है टॉयलेट्स अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, साफ़. वहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए सैनिटरी पैड्स की यदि वहाँ अवेलेबल है तो. और जैसा कि अभी आपने बताया कि मेंस्ट्रुअल कप एक अच्छा प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली है, जिसे आप रीयूज़ कर सकते हैं. तो बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट्स अभी आने चाहिए और सबके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए. अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आप कई ऐसे न्यूट्रिशियस डाइट्स है उससे कर सकते हैं. जैसे पपीता एक अच्छा डाइट है, सप्लीमेंट है. और बिल्कुल उस टाइम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और एनर्जेटिक रखें. प्रॉपर नींद लें उस समय, क्योंकि रेस्ट काफ़ी आवश्यक है. बिल्कुल ऐसा हाइपर ना हो कि हम 2 से 3 दिन पढ़ नहीं पा रहे हैं. रेस्ट ज़रूरी है क्योंकि वो आगे की पढ़ाई के लिए फिर हेल्पफुल होता है. तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ अपने आप से. और कुछ योगास भी हैं, मलासन वगैरह, वो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच अंकिता फॉर ऑल द गाइडेंस. मैं इस पॉडकास्ट को एंड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आज भी हैं, बट 1-2 और मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो आई थिंक ऑडियंस को एड्रेस करना ज़रूरी है. व्हेन यू सिक्योर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जब ऐसी टॉप रैंक्स पे आप जाते हो तो हम देखते हैं कि सारी एकेडमीज के पे टॉपर्स की फोटोज हो जाते हैं जी. समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ आपने वहाँ मेंस टेस्ट दिया है, समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ आपने इंटरव्यू दिया है. बट जब आप पोस्टर देखते हो ना कि और बड़े बड़े पोस्टर्स आप देखते हो कि रैंक 1 अंकिता पाटकर, तो एक बार बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है, या कोई एकदम जो बिगनर एस्पिरेंट है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार रैंक 1 यहाँ से पढ़ी है, आई शुड पे ₹1,00,000 फीस और मुझे यहाँ से करना चाहिए क्योंकि रैंक 1 यहाँ से पढ़ी है. इस माइंडसेट को ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रैंक 1 किसी एकेडमी से पढ़ा है तो इट डजंट मीन कि वहाँ से सब रैंक 1 बन जाएंगे. बिल्कुल. सेकेंड थिंग कि ये क्लैरिफाई होना भी ज़रूरी है कि आप कैसे पढ़ते हो, आप कैसे पढ़े हो, या एकेडमी के बाद आप सेल्फ स्टडी पे कितना फोकस करते हो. इसके ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और क्या ऐसी टिप एडवाइस आप एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो? मेरा सेल्फ जो स्टोरी है वो यही रही है कि गाइडेंस प्रोग्राम मुझे मिला तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहा. मैंने प्रॉपर एकेडमी से कहीं से पढ़ाई नहीं की है, इसलिए अपने गुरु चुने, ना कि कोई प्रॉपर एकेडमी. गुरु आवश्यक है, मैं मानती हूँ,
पर गुरु हमें कहीं भी मिल सकते हैं। यदि आप लैक्स ऑफ फीस नहीं दे सकते हैं तो यूट्यूब पर सारे गुरु हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो टॉपिक को लेकर होना चाहिए कि टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं। वेदर आप किसी इंस्टीट्यूट से करें, वेदर आप किसी भी मेंटर से करें या वेदर यूट्यूब से करें, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा कि ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बिल्कुल इंस्टीट्यूट जाएं, कहीं पे कोचिंग करें, आप सेल्फ कर सकते हैं। मेरी तैयारी में भी शुरुआती गाइडेंस गुरुओं का रहा, पर 90% जो है मेरी सेल्फ स्टडी खुद रही है। मैंने लाइब्रेरी में जाके सेल्फ किया है, सेल्फ एनालिसिस किया है, और टेस्ट सीरीज़ मैंने कई इंस्टीट्यूट से की है। और वहाँ से टेस्ट सीरीज़ हमें ये फ़ायदा करती है कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है, और टेस्ट हमको ये बताते हैं कि अभी और कितना पढ़ना बाकी है। तो टेस्ट आप बिल्कुल लगा सकते हैं, वो बहुत कॉस्टली भी नहीं होते। टेस्ट आपको लगाना पड़ेंगे, पर कई ऐसे फ्री टेस्ट हो रहे हैं, या फिर आप ले सकते हैं कि कई जगह कम कॉस्ट में होते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। डेली टेस्ट चल रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो एनालिसिस के लिए आपको टेस्ट लगाना ज़रूरी है, पर हाँ, पढ़ाई आप खुद कर सकते हैं, खुद के प्रति ऑनेस्ट होकर। और बिल्कुल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोचिंग आवश्यक है। नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन। जिस दिन मतलब यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 5-6 ईयर्स, 5-6 साल का संघर्ष, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लेना, एंड दैट टू विथ रैंक 1। अब कुछ समय में आपकी ट्रेनिंग होगी, इन द आफ्टर ट्रेनिंग आप जब ज्वाइन करोगे अपना ऑफिस, और हमने देखा 19 और 20 के जो टॉपर्स निकले जब उन्होंने अपने ऑफिस ज्वाइन किया, तो हमने उनकी ग्लिम्स भी देखे, उनसे भी बात किया। बट जिस दिन आप अपने घर से निकलोगे डे 1 पे अपनी उस गाड़ी में बैठकर, और उस ऑफिस की ओर, जिस ऑफिस के लिए आपने इतनी सालों तक मेहनत की है, व्हाट आर द डिसीजंस, या क्या ऐसा इम्पैक्ट आप लाना चाहते हो सोसाइटी में उस कुर्सी पे बैठकर जिस कुर्सी के लिए आपने इतने साल दिए? बिल्कुल, जैसे जो भी मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो पहले तो रिजल्ट आने के दिन खुशी तो हुई, पर अब ये फील हुआ कि आप जिसके लिए आप एस्पायर्ड थे वो अब मिल गया है आपको, अब उसको आपको बखूबी निभाना है। तो जैसे भी मैं ऑफिस में जाती हूँ या पहला जो भी करती हूँ, तो मेरा ऐसा है कि मेरा इन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइमरी टीचर मैं रही हूँ, तो प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो नीड है सोसाइटी की। प्राइमरी बेसिक नॉलेज यदि बच्चे का अच्छा होगा तो मिडिल और हायर भी समझ पाएगा, और हायर एजुकेशन उसका ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। तो वो एक मेरा फील्ड है कि वहाँ मैं काम करना चाहती हूँ। जैसे भी अभी मैंने सोचा नहीं है, पर करूँगी, और वुमेन हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट पे मुझे फोकस करना है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट्स। आई फील कि ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया है पॉडकास्ट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो? बहुत अच्छा लगा मुझे, और एक अच्छा बड़ा चैनल है जहाँ पे लोगों को स्टोरी मिल सकती है कि वो अपनी खुद की जर्नी फिर से शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो अभी कह रहे हैं कि तुम्हारे सिलेक्शन से हमको फिर से जोश आया है। तो आपने एक वो प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया कि मैं अपनी स्टोरी यहाँ शेयर कर सकूँ, अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सकूँ। तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर कॉन्वर्सेशन इन द फ्यूचर। बिल्कुल, श्योर। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई फील कि रैंक 1 के साथ पॉडकास्ट हमने 3 बार, अभी जब से हमने कंटेंट स्टार्ट किया है, हम लोगों को 3 बार मौके मिले थे कि हम लोग वी शुड हैव अ पॉडकास्ट विद रैंक 1। हमने रैंक 1 के साथ पॉडकास्ट शूट भी किया, बट किसी रीज़न से हम उसको रिलीज़ नहीं कर पाए। एंड सेकेंड टाइम जब रैंक 1 आया, तो अब हम उनके साथ में शेड्यूल करते नहीं हो पाए। थैंक यू सो मच अंकिता कि इस बार आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन एस्पिरेंट शो पे वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट विद रैंक 1। थैंक यू, एंड दिस वुड बी अ वेरी मेमोरेबल पॉडकास्ट फॉर मी एंड माई ऑडियंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑडियंस। मेक श्योर कि इस एपिसोड को आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं आप, वो हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।